what we have studied so far कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में that was plum pudding model, जिसमें ये माना गया था कि एटम इज लाइक अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है दैट इज यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड आउट एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक अ सीड्स. एंड ही प्रपोज कि एटम का जो अप्रोक्सीमेट रेडियस है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर. बट लेटर ऑन जब हम रदरफोर्ड मॉडल पे जा रहे हैं, सो बेसिकली अब हम देखेंगे कि हाउ द रदरफोर्ड प्रपोज्ड कि एटम के अंदर there is a nucleus and how electrons are basically they are located in the extra nuclear portion. So let's look at the model. What the experiment he conducted, उसने एक lead block लिया और इसके अंदर एक radioactive material रखा है which is a source of alpha rays. So a lead block is very good absorber of the radioactive radiations. So source of radioactive rays, source of the alpha rays, let's say can any element, say radioactive element like polonium, which was used as a source of alpha rays. और इन alpha rays को एक slit से पास करवाया and they were made to fall at very thin foil of the gold. It's a thin sheet of gold of the order of 4 into 10⁻⁻5 centimeter nearly. Or this gold foil is surrounded by a detector, and this detector is coated with a fluorescent material, say zinc sulfide. And this is a circular screen which we call it as detector. Now what is the observation is कि जहां भी अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करेगा, जहां से भी ये डिफ्लेक्ट होगा या स्कैटर होगा, जहां पर भी जाके ये टकराएगा, इट प्रोड्यूसेस ए फ्लैश. व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो गोल्ड फॉइल से निकले हैं, दे वेंट ऑन द स्ट्रेट. उनको किसी भी तरीके का डिफ्लेक्शन नहीं मिला. जितने भी अगर हम अल्फा पार्टिकल, ऑलमोस्ट 99.9% अल्फा पार्टिकल वर दोस्त जो सीधा फॉइल पे टकराए, दे वेंट ऑन अनडिफ्लेक्टेड. वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल वर दोस्त जो किसी पर्टिकुलर एंगल पे जाके डिफ्लेक्ट हुए. एंड वेरी वेरी रेयर ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज दैट जो डिफ्लेक्ट होके दैट बाउंसेस बैक बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री. So what is the observation कि maximum alpha particle वो थे जो gold foil पे टकराए, they went on undeflected. और बहुत कम alpha particle थे which deflected by some angle. And very very few alpha particle were those जो gold foil पे टकराए and they came back, they bounced back. Means they suffered almost deflection of an angle of 180 degree. What the explanation was proposed by the Rutherford? अगर मैं इस gold foil को देखूं तो इसमें ऑब्वियसली एटम्स है, लाइक दीज आर द एटम्स. और अल्फा पार्टिकल जो है दैट इज बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज. और मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है इट इज गोइंग स्ट्रेट. दे आर गेटिंग नो काइंड ऑफ, दे आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिफ्लेक्शन. इट सिंपली इंडिकेटेड कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी. अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं बिना डिफ्लेक्शन सफर किए, मींस एटम का मेजॉरिटी पार्ट जो है दैट इज एम्प्टी. दैट वाज इंडिकेशन. अब क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए किसी सर्टेन एंगल पे, लेट्स से ये कोई एटम है और इधर से अल्फा पार्टिकल आ रहा है एंड इट इज गेटिंग डिफ्लेक्शन. इसका मतलब ये हुआ कि अगर अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है किसी एंगल पर, इट मींस एटम के अंदर कोई तो ऐसी स्पीशीज है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, और वो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज अल्फा पार्टिकल जो कि उसकी तरफ प्रोजेक्ट हो रहा है उसको रिपल्शन दे रहा है. इसका मतलब एटम के अंदर कोई तो ऐसी चीज है जिसने अल्फा पार्टिकल को रिपल्शन फोर्स दिया है.
और क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, इसका मतलब कि जो भी वो पॉजिटिव स्पीशीज है एटम के अंदर, दैट इज लोकेटेड इन ए, दैट इज कवरिंग वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इन द एटम। इसका मतलब वो जो पॉजिटिव स्पीशीज है जो अल्फा पार्टिकल को रिपल्शन ऑफर कर रहा है, दैट इज ऑफ वेरी स्मॉल साइज, बट ऑब्वियसली दैट पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज इज वेरी डेंस, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास ऑलमोस्ट 4 AMU। इसका मतलब कि अगर एटम के अंदर कोई कोई ऐसी चीज है जिसमें पॉजिटिव चार्ज स्टोर्ड है, उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ मास होगा, जो अल्फा पार्टिकल को डेफिनेटली सर्टेन एंगल पर डिफ्लेक्ट कर रही है। और क्योंकि बहुत रेयर अल्फा पार्टिकल ऐसा आया हुआ जो सीधा जाके बाउंस बैक हुआ है, इसका मतलब वो अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली जाके उस पॉजिटिव फील्ड से टकराया। क्योंकि बहुत कम अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्शन मिली, इट इंडिकेट्स कि दैट पॉजिटिवली चार्ज फील्ड इज वेरी स्मॉल इन वॉल्यूम एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम। सो द आइडिया इज कि अगर अल्फा पार्टिकल को हम किसी भी गोल्ड फॉइल पर या किसी भी एटम की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद सम एनर्जी, अगर वो मैक्सिमम टाइम्स वेंट ऑन अनडिफ्लेक्टेड, इट मींस मैक्सिमम स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, and that empty space was called as extra nuclear portion. एंड क्योंकि बहुत कम अल्फा पार्टिकल थे विच डिफ्लेक्टेड, इट मींस अंदर एटम के अंदर पॉजिटिव फील्ड है जो आने वाले अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर रहा है। और क्योंकि रेयर ऑफ द रेयर अल्फा पार्टिकल जाके टकरा के वापस आया है, इसका मतलब कि उस पॉजिटिव फील्ड में पूरे एटम का मास इज लाइक कंसंट्रेटेड, इट्स अ डेंस ऑब्जेक्ट जिसके अंदर पूरे एटम का सर्टन मास इज इनक्लोज्ड, जो आने वाले अल्फा पार्टिकल को बाउंस तक कर रहे हैं, लेकिन वो खुद बाउंस नहीं हुई स्पीशीज। इट मींस दैट द मास ऑफ दिस सो कॉल्ड न्यूक्लियस इज सो हाई कि अल्फा पार्टिकल उसके कंपैरिजन में हल्का और वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ओके ठीक है, मैं अभी दोबारा एक बार ड्रॉ करके
इट इज विजिबल? आवाज आ रही है आपको? कैन यू हियर मी? सबसे पहले ये देखो बोर्ड पे जो लिखा है वो आपको विजिबल है? ऑल राइट, ओके। आई एम गिविंग ए टाइम of 2-3 minutes so that you can note down or you can draw in your notes. Okay, I hope you are able to hear me. Okay, so I'm going to explain you again. पहले मैं आपके सामने रदरफोर्ड मॉडल के एक्सपेरिमेंट के कुछ रिजल्ट्स शेयर कर रहा हूं। उसके बाद में आपके जो क्वेश्चंस चैट विंडो पे आ रहे हैं उनके आंसर वन बाय वन करूंगा। बट जो पहले इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आप उसको सुनो। सो व्हाट ही टुक, उसने एक लेड ब्लॉक लिया। लेड ब्लॉक इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशंस, ताकि जो रेडिएशंस है वो हर तरफ ना फैले। वी डोंट वांट, इट मींस वी डोंट वांट टू कॉज एनी पोल्यूशन, सो इट इज एब्जॉर्बर। यहां से अल्फा रेज निकल रही हैं। पहली बात तो बाय चांस कभी किसी स्टूडेंट को ये डाउट आए कि कोई रेडियो एक्टिव सोर्स है तो वो हर बार बीटा गामा रेज भी साथ में निकालेगा, ऐसा जरूरी नहीं होता। देयर आर फ्यू सोर्सेज, देयर आर फ्यू एलिमेंट जो एक टाइम पर सिर्फ अल्फा रेज ही निकाल रहे हैं। And usually most of the time it has been observed कि alpha rays को निकालना, alpha rays are mostly very common radiations which are released by the radioactive sources. इसलिए one of the reason is कि alpha rays से experiment हो रहा है। Alpha rays are most commonly found to be detected when a radioactive elements emits a radiation. अब अल्फा रेस एक स्ट्रेट पाथ में जाए, वो स्कैटर ना हो, इसके लिए हमने एक स्लिट यूज किया। स्लिट विल प्रोवाइड वेरी नैरो पाथ की अल्फा रेस गोल्ड फॉइल पे जाके टकरा रही है। वन ऑफ द रीजन कि गोल्ड फॉइल क्यों यूज किया, उसका एक रीजन तो ये कि गोल्ड का एटॉमिक मास हाई है। गोल्ड का एटॉमिक नंबर इज 79 है, मास नंबर इज इवन मच हायर। कि गोल्ड के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या काफी है, इट्स ए हैवी न्यूक्लियस, ताकि अल्फा पार्टिकल जो कि हल्के हैं वो उस न्यूक्लियस से टकराएं तो दे विल फील सफिशिएंट रिपल्शन कि वो बाउंस बैक भी हो। सो बेसिकली आइडिया इज टू टेक एनी एलिमेंट जिसके अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की काउंटिंग सफिशिएंट हाई हो, कि मास नंबर हाई हो, ताकि अल्फा पार्टिकल आके बाउंस भी हो। दूसरी, गोल्ड शीट इज सफिशिएंट मैलिएबल कि आप उसको इतना थिन शीट रख सकते हो कि उसकी थिकनेस एटम्स की थिकनेस के ऑलमोस्ट क्लोज हो। हमें इतनी थिकनेस रखनी है विच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। इसके लिए हमें एक ऐसी शीट लेनी पड़ेगी जो विच इज वेरी मच मैलिएबल। तो गोल्ड इज, दैट इज द रीजन मोस्ट लाइकली गोल्ड वाज टेकन। अब क्या किया जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि अल्फा रेज जब गोल्ड फॉइल पे टकरा रहे हैं तो व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन। तीन ऑब्जर्वेशन है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स they went undeflected. बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए और जहां भी जाके टकराए वहां पर स्पार्क या फ्लैश नजर आई, क्योंकि जिंक सल्फाइड की प्रॉपर्टी थी जब उसके ऊपर कोई चीज टकराएगी तो फ्लैश प्रोड्यूस होगी। सेकंड, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स
got deflected by some angle. यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एटम है यहां पे सपोज गोल्ड शीट के अंदर, लेट्स से दिस इज एन गोल्ड शीट, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो सीधे गए, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए। अब अगर अल्फा पार्टिकल किसी एंगल पर जाके डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव फील्ड है, वो पॉजिटिव फील्ड अल्फा पार्टिकल को रिपल्शन दे रहे हैं। दैट पॉजिटिव फील्ड इज देयर इन द एटम। जो अल्फा पार्टिकल जो कि खुद पॉजिटिवली चार्ज्ड है, उस अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस की तरफ से कुछ तो रिपल्शन मिला है, जिसके कारण वो कुछ डिफ्लेक्ट हुआ। लेकिन ऐसा बहुत कम बार हुआ, मैक्सिमम टाइम्स अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। इसका मतलब यह है कि एटम का काफी सारा स्पेस अंदर खाली है। सो फर्स्ट पॉइंट का रीजन हो गया कि मैक्सिमम स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी। अगर कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, क्योंकि वो बहुत कम संख्या में हुए, इसका मतलब ये वो अल्फा पार्टिकल्स थे जो पॉजिटिव फील्ड को फील, जिन्होंने पॉजिटिव फील्ड को फील किया, जो न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहे हैं। और न्यूक्लियस, सो कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज अकम्युलेटेड है, दैट इज ऑफरिंग रिपल्शन टू द अल्फा पार्टिकल एंड मेकिंग देम टू गेट डिफ्लेक्टेड। पर ऐसा हुआ कुछ अल्फा पार्टिकल, ऑलमोस्ट 1 out of 20,000 alpha particle, they got bounced back. They got bounced back almost by an angle of 180 degree. यानी कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि अल्फा पार्टिकल गया, एटम के न्यूक्लियस की डायरेक्ट लाइन पर जाके टकरा रहा है एंड इट इज कमिंग बैक। बट ऐसा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हुआ, जिससे ये समझ में आ रहा है कि अंदर जो बॉडी है वो इतनी हैवी है, वो अल्फा पार्टिकल को स्कैटर कर रही है, उसकी खुद की पोजीशन नहीं हिली। मींस कि अंदर जो मास है दैट इज मच हायर देन द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। इट मींस जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है अंदर एटम के, दैट इज हैविंग सफिशिएंट हाई मास। इसका मतलब एटम का सारा मास बेसिकली न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम है, अराउंड वो 1840 गुना हैवी थे इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। तो एटम का जो मेजॉरिटी मास है वो तो न्यूक्लियस के कारण हुआ, और न्यूक्लियस इज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू एटम, इसीलिए मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, रेयर ही था कोई डिफ्लेक्ट हुआ। सो नाउ एक क्वेश्चन ये आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जो मैं चैट स्क्रीन पे भी देख रहा हूं, कुछ बच्चों को ये लगता है कि जैसे अल्फा पार्टिकल एटम की तरफ जा रहा था तो बाहर इलेक्ट्रॉन्स भी तो थे, क्या उन इलेक्ट्रॉन्स ने अल्फा पार्टिकल को अट्रैक्ट किया होगा? हाँ पॉसिबल है, बिल्कुल किया होगा। बट अल्फा पार्टिकल जो है दे आर मूविंग विद वेरी हाई वेलोसिटी, और इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्के हैं। तो जब अल्फा पार्टिकल्स को हमने बहुत हाई स्पीड से भेजा है, तो उनको इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करने का सफिशिएंट टाइम नहीं दिया। और मे बी पॉसिबिलिटीज कि अगर वो अल्फा पार्टिकल ने एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके निकाला भी होगा, तो दैट आयनाइजेशन का कुछ भी ज्यादा इफेक्ट इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स में नहीं आया होगा। इसलिए ये बिल्कुल ही हमारे लिए यहाँ टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है कि अल्फा पार्टिकल्स का इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन हुआ होगा तो उससे क्या हुआ, उससे कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ हुआ होता तो रिजल्ट्स में कुछ चेंजेस दिखते हैं, और मोस्ट लाइकली ये इंटरेक्शन नहीं हुआ होगा बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स बहुत हाई स्पीड से जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स दे आर वेरी लाइट पार्टिकल्स, तो उनको उनके साथ इंटरेक्ट करने का सफिशिएंट टाइम ना ही मिला हो।
सो वन ऑफ द रीजन इज कि आप जब ये एक्सपेरिमेंट करवा रहे हो, बेसिकली हम एटम के अंदर का मॉडल समझ रहे हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है। इसलिए हमें कोई ऐसा पार्टिकल ही चाहिए था जिसको न्यूक्लियस रिपेल कर सके। दैट वाज द रीजन अल्फा पार्टिकल वाज द चॉइस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अब कुछ बच्चों का ये डाउट आता है कि अल्फा पार्टिकल अगर 180 पे बाउंस हो, उसको डिटेक्ट किस कहां से हुआ। ऑब्वियसली आप इस स्क्रीन को, सर्कुलर स्क्रीन को पूरा ऐसा कवर करवा दो कि यहां पर एक बस नैरो पाथ रहे, तो अगर कोई अल्फा पार्टिकल बाउंस होके 178 डिग्री 190 179 डिग्री तक भी जा रहा है, तो पॉसिबल है कि वो 180 पर भी पॉसिबल है कि जाए। आप इसको बहुत नैरो तक ले जाओ चाहे, ताकि आप ये देख सको कि डिफ्लेक्शन एज क्लोज टू एज 178 डिग्री 179 डिग्री पर भी हुई, दैट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 180। सो आई होप दैट इज प्रिटी मच क्लियर। सो आप अभी अगर कुछ नोट करना चाहते हो तो करो। आई एम गिविंग यू द ब्रेक ऑफ 2-3 minutes टू नोट डाउन, और इन द मीन टाइम आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चंस एंड आई विल लेट यू नो द आंसर्स। So one reason I have already given to you, for one student, can't electron attract alpha particle? That has been responded already. पोलोनियम ही क्यों लिया गया? आप कोई भी सोर्स ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको पोलोनियम ही लेना है, कोई भी ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिससे अल्फा पार्टिकल्स रिलीज हो सके। उस वक्त न्यूक्लियस नोन नहीं था। बेसिकली न्यूक्लियस की डिस्कवरी ही रदरफोर्ड मॉडल से डिटेक्ट हुई कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज वेरी हैवी, और सारा एटम का मास उसमें कंसंट्रेटेड है, एंड दैट पॉजिटिव चार्ज इज वेरी स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू एटम, एंड दैट पॉजिटिवली चार्ज बॉडी वाज नेम्ड एज न्यूक्लियस। अब किसी ने क्वेश्चन पूछा है, सर इफ इन द प्लेस ऑफ अल्फा रेज बीटा रेज लेते। बेटा आप अगर बीटा रेज ले रहे हो, बेसिकली दे आर वेरी लाइट पार्टिकल, दे आर जस्ट इलेक्ट्रॉन्स जिनका मास बहुत कम है। वो तो खुद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में सो इजीली डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो बेसिकली तो जो हम ऐसी बीम लेके जा रहे हैं जिसको हम स्ट्रेट लाइन तक कवर करवा सके पाथ। इलेक्ट्रॉन बीम इज सो लाइट दैट इट कैन गेट डिफ्लेक्टेड इजीली, इसलिए दैट इज नॉट द गुड चॉइस। हमें ऐसा पार्टिकल न्यूक्लियस तक प्रोजेक्ट करना जिसका कुछ ना कुछ मास हो, जो कंपैरेटिवली हैवी हो। सो वी कांट टेक इलेक्ट्रॉन, दैट इज बीटा रेज। सर हाउ इट वाज डिटेक्टेड एज सम अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक? दैट कैन बी पॉसिबल। आप सर्कुलर स्क्रीन को बड़ा साइज में ले लो और ये नैरो पाथ रख दो, ताकि अगर कोई 178 179 डिग्री तक का डिफ्लेक्शन हो तो भी हमें समझ में आ जाएगा। वन इज डिटेक्टर का यूज है यहां पर, जहां भी अल्फा पार्टिकल जाके टकराए, हम अल्फा पार्टिकल की प्रेजेंस उसकी फ्लैश से डिटेक्ट कर सके।
सो वन क्वेश्चन इज कि आप यहां पर हाइड्रोजन ले लो. बेसिकली मैं अभी आपको ये बोल रहा हूं कि हम ऐसा चाह रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल जाके टकरा के अगर वो बाउंस हो रहा है, ऐसा तभी हो सकता है जब न्यूक्लियस एक हैवी एटम का हो, यानी कि उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा हो. हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में तो खुद एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन है. हाइड्रोजन का तो मास नंबर ही वेरी स्मॉल 1 AMU, और अल्फा पार्टिकल तो खुद उसके कंपैरिजन में हैवी है. सो बेसिकली इट इज द गुड चॉइस टू टेक ए सॉलिड मटेरियल, कोई ऐसा मटेरियल जो हैवी न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस खुद हैवी हो. स्लिट का काम है अल्फा पार्टिकल्स को बिना डिफ्लेक्ट के स्ट्रेट लाइन में एक नैरो बीम की फॉर्म में पहुंचाना, ताकि स्कैटरिंग कम से कम हो. So I hope your most of the answers are already been given. So let's move to the next important discussion. अब जब हमें ये पता लग गया कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी एंड न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेरी स्मॉल साइज, तो न्यूक्लियस का रेडियस जो अप्रोक्सीमेटली डिटरमिन किया गया, दैट वाज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर. अप्रोक्सीमेट radius of the nucleus, and 10⁻⁻10 मीटर थॉमसन मॉडल के थ्रू हमें पता लगा था एटम का रेडियस. So if someone asks you, let me ask you one question. What fraction of the volume nucleus covers in the volume of atom? What fraction of the volume of atom is covered by the nucleus? Can you tell me if you have this data? अगर हमें पता हो कि न्यूक्लियस का रेडियस और एटम का रेडियस ऑलमोस्ट 10⁻⁻15 मीटर एंड 10⁻⁻10 मीटर है, so what will be this ratio? What fraction of the volume of atom is covered by nucleus? Can you tell me the answer in the chat box? So very right answer I am getting from you. It's 4/3 pi radius of nucleus का cube upon 4/3 pi radius of atom का cube. So this is basically ratio of the radius of nucleus to the radius of atom and taking of the cube, which is of the order of 10⁻⁻15. So this is very commonly asked question in your school exams. Now let's take another example of what is the use of basically how we can calculate the order of radius of the nucleus. अब जो हम करेंगे बच्चों उसको ध्यान से नोट करना, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच. बेसिकली व्हाट इज क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, आपने इसे अच्छे से समझना है.
सो लेट्स से एक अल्फा पार्टिकल है जिसको हमने न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच करवाया. लेट्स से दिस इज न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस. सपोज इट रीचेस एट सम पॉइंट, जिस पॉइंट पे जाके ये बाउंस बैक कर गया, यानी कि जिस पर इसने ऑलमोस्ट जो डिफ्लेक्शन है ऑलमोस्ट 180 की ले ली. अल्फा पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड द न्यूक्लियस और एक ऐसा पॉइंट आया जिस पॉइंट पर इट बाउंस्ड बैक. इस पॉइंट का डिस्टेंस न्यूक्लियस के सेंटर से इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच. So the distance between the 2 points, which 2 points? The point where alpha particle get bounced back, the distance of that point from the center of nucleus is called closest distance of approach. हमें अब इस क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखना कि इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे. अब यहां पर आपको कुछ फिजिक्स के कुछ रूल्स बताऊंगा, वो आपको यहां समझना है. सपोज करो अपने पास दो पॉइंट चार्ज है. लेट्स से चार्ज इज Q1 एंड दिस चार्ज इज Q2. सपोज अपने पास दो पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2, उनके बीच का डिस्टेंस है r. तो व्हाट फिजिक्स सेज, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स दो ऑपोजिट चार्जेस के बीच सिमिलर चार्जेस में रिपल्शन होगा. तो इनके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी है, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय अ रिलेशन सम कांस्टेंट नंबर टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम. ये कहां से आया रिलेशन? दैट यू विल स्टडी इन योर फिजिक्स. जब भी कभी दो पॉइंट ऑफ चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, दे आर ऑफ सेम चार्जेस और दे आर ऑफ ऑपोजिट चार्जेस, उनके बीच की डिस्टेंस अगर r है तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पूरे सिस्टम की, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय सम कांस्टेंट नंबर टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम. अब मैं इस रिलेशन को यहां यूज करूंगा. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, देयर इज नो आर स्क्वायर टर्म. अगर मैं यहां आर स्क्वायर टर्म करता वो फोर्स होता. हम यहां पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं. सो द फोर्स बिटवीन द टू ऑपोजिट चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, बट पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस रेज्ड टू पावर 1 between the two particles, between the 2 point charges. Let's suppose कि ये B point is nucleus और न्यूक्लियस के अंदर जो भी चार्ज है Q2, that is because of number of protons in it. तो let us suppose कि किसी न्यूक्लियस के अंदर number of protons is Z. अगर Z number of protons है तो न्यूक्लियस के अंदर जो टोटल चार्ज होगा, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, दैट विल बी Z टाइम्स E. क्योंकि हमने कल क्लास में देखा था कि एक प्रोटॉन का अगर 1 यूनिट चार्ज है तो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए टोटल चार्ज Z टाइम्स E होगा. Z टाइम्स E, दैट इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. और अगर अल्फा पार्टिकल इज एट पॉइंट A, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज इट्स ए हीलियम न्यूक्लियाई विच इज कैरिंग +2 यूनिट चार्ज. तो हीलियम के लिए चार्ज हो गया 2 टाइम्स E. सो चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज 2E एंड दैट ऑफ न्यूक्लियस इज Z टाइम्स E. सो हमें 2E इज द वैल्यू ऑफ Q1, ZE इज द वैल्यू ऑफ Q2. और उनके बीच का अगर कोई डिस्टेंस R है, दैट इज inversely proportional to their potential energy. This is basically what the physics is. अब अगर हम यहां बात करें, सपोज करो
इनिशियली अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर था. लेट अस सपोज इनिशियली अल्फा पार्टिकल was at infinite distance away from the nucleus. तो अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस वाज लेट्स से वेरी लार्ज, इंफिनिटी इनिशियली. तो ऑब्वियसली उस टाइम पर अल्फा पार्टिकल के लिए ये आर नंबर इनफाइनाइट हो गया था. तो एट दैट पॉइंट अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच का इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? जीरो. बट अल्फा पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ वो न्यूक्लियस की तरफ भाग रहा है. तो उस समय अल्फा पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी दैट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस. And this number is almost zero क्योंकि they are infinitely away from each other. Initially जब अल्फा पार्टिकल हमने न्यूक्लियस की तरफ प्रोजेक्ट किया, it's very far from the nucleus, so its potential energy is zero because this r distance between them is infinite. but उसकी कुछ velocity है जिस velocity के साथ वो न्यूक्लियस की तरफ भाग रहा है, तो डेफिनेटली उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, half mv square. This is the mass of alpha particle, this is velocity of alpha particle, this is total energy let's say at point b. अब आप ये चीज देखो जो समझनी है पहले कि बी पॉइंट से जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल आगे बढ़ रहा है उसका दूरी, उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से कम होता जा रहा है. ये आर नंबर अपनी वैल्यू कम करता जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को अप्रोच करेगा दिस डिस्टेंस इज गेटिंग डाउन. और अगर ये आर नंबर छोटा होगा व्हाट विल हैपन टू पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी. इसका मतलब कि जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है. बट वी नो दैट कि टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड तो जो बी पॉइंट पर है वो हर पॉइंट पे इक्वल होगा, चाहे आप पॉइंट बीच में लो, चाहे कोई पॉइंट लो, चाहे पॉइंट ए पॉइंट लो, इन हर पॉइंट के ऊपर सम ऑफ द टोटल एनर्जी शुड बी सेम. टोटल एनर्जी का सम एट एवरी पॉइंट शुड बी सेम बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इसका मतलब ये हुआ जैसे ये अल्फा पार्टिकल बी पॉइंट से यहां तक पहुंचा उसके लिए न्यूक्लियस की दूरी कम हुई, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी जो कि पहले जीरो थी. और अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई जो कि पहले जीरो थी, टोटल तो उतना ही रखना है. इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी को क्या हुआ होगा? काइनेटिक एनर्जी कम हुई. और अगर इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कम हुई इसका मतलब अल्फा पार्टिकल की स्पीड, वेलोसिटी घटी है, उसकी वेलोसिटी में गिरावट आई है. द मोमेंट अल्फा पार्टिकल और आगे बढ़ा तो उसकी दूरी न्यूक्लियस से और कम हुई, यानी कि ये आर नंबर घटता जा रहा है. तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो से बढ़ती जा रही है, पर टोटल एनर्जी को उतना ही रखने के लिए काइनेटिक एनर्जी को कम होना पड़ रहा है. तो एक सर्टन पॉइंट ऐसा जरूर आया, ए पॉइंट, जहां पर इसकी जो टोटल एनर्जी इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी इस पॉइंट पे वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई यहां पे जाके. और जिस समय उसकी सारी की सारी एनर्जी यहां पर पोटेंशियल एनर्जी में बदली उसकी काइनेटिक एनर्जी को जीरो होना पड़ गया. और जहां काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो हुई, उसकी वेलोसिटी जीरो हुई, इट गॉट्स बाउंस बैक. सो द आइडिया इज कि अल्फा पार्टिकल जैसे जैसे न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, वो अल्फा पार्टिकल को रिपल्शन ऑफर कर रहा है. तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल आगे बढ़ रहा है उसकी स्पीड स्लो होती जाएगी क्योंकि न्यूक्लियस उसे रिपल्शन दे रहा होगा.
और जिस पॉइंट पर जाके उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, यानी कि वेलोसिटी जीरो हो गई, टोटल एनर्जी हैज टू बी द सेम। तो उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो बी पॉइंट पर थी, वो टोटल एनर्जी की फॉर्म में ए पॉइंट पे अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन चुकी है। इट मींस टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए will be what? Kinetic energy plus potential energy, where kinetic energy is now zero. और A पॉइंट से न्यूक्लियस के सेंटर को O डिस्टेंस ले लेता हूं। इस डिस्टेंस पर लेट्स से दिस डिस्टेंस इज R डबल डैश। अब न्यूक्लियस की दूरी अब अल्फा पार्टिकल की दूरी न्यूक्लियस से R डबल डैश डिस्टेंस पे है, तो यहां जाके पोटेंशियल एनर्जी हो गया होगा K Q1 Q2 अपॉन R डबल डैश। K Q1 Q2 अपॉन R डबल डैश एट पॉइंट A, क्योंकि A पॉइंट न्यूक्लियस से R डबल डैश दूरी पर है। बट हमें पता कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट A शुड बी टोटल एनर्जी एट पॉइंट B, so I can equate both. This is equation number 1, this is equation number 2. So total energy, so I can say total energy at point A should be total energy at point B. It means I can equate both numbers. Half mass of alpha particle, velocity of alpha particle square. Sorry, this is the potential energy at point A. K Q1 Q2 upon R double dash will be half mass of alpha particle, velocity of alpha particle का square. And from this you can find R double dash. That will be 2K Q1 Q2 upon mass of alpha particle into velocity of alpha particle का square. You know that charge of alpha particle is Q1, which is 2e. I am putting the value. And charge on the nucleus is Q2, which is Z times E, nucleus का charge. Upon mass of alpha particle into velocity of alpha particle का square is R double dash. And it becomes 4kZe square upon mass of alpha particle into velocity of alpha particle का square. This is the expression for this closest distance of approach, यानी कि ये वो distance alpha particle जो maximum जितना close तक जा सकता है न्यूक्लियस से. So I hope the point is clear to you. K एक कांस्टेंट नंबर है. Zinc sulfide absorb alpha particle. No, it's a fluorescent material. Just it absorb the energy given by the alpha particle. K is a constant number. So I will repeat again. Just you note down, and I will just repeat once again. So let's say I am just erasing it and writing it again because most of you wants me to explain it again. What I simply said is कि जब भी कभी दो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, एनी टू पॉइंट्स पर हमारे चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, उनके बीच का डिस्टेंस है R. अब उस R डिस्टेंस के बीच
आर डिस्टेंस की दूरी पर कभी भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो, दिस इज सम कांस्टेंट नंबर टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ चार्ज अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, and charge of alpha particle is 2e and charge of nucleus which is q2 is z time e and distance between them is let's say r. अब हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ जा रहे हैं, तो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ अगर जा रहा है, न्यूक्लियस उसे कुछ ना कुछ रिपल्शन दे रहा होगा. अगर न्यूक्लियस उसे रिपल्शन दे रहा है, तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल आगे बढ़ रहा है उसका स्पीड स्लो होता जा रहा है. तो कोई तो ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे जाके उसकी स्पीड जीरो होगी, और जिस पॉइंट पे जीरो होगी वहां से वो बाउंस बैक करेगा क्योंकि न्यूक्लियस उसे पुश कर देगा. अब हम ये देख रहे हैं कि जो अल्फा पार्टिकल की टोटल एनर्जी इनिशियल पॉइंट पे थी, वो टोटल एनर्जी तो ए पॉइंट पर भी उतनी ही रहेगी, बिकॉज टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम. बस एनर्जी अपना फॉर्म बदल सकती है, काइनेटिक टू पोटेंशियल या पोटेंशियल टू काइनेटिक और वाइस वर्सा. एनर्जी अपनी फॉर्म बदल सकता है, बट टोटल वैल्यू एनर्जी का नहीं बदल सकता. सो जो अल्फा पार्टिकल की टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी अल्फा पार्टिकल की बी पॉइंट पर थी व्हेन इट इज अ वेरी लार्ज डिस्टेंस अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो ये जो आर नंबर है दैट इज ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. यानी कि टोटल एनर्जी जीरो नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, पर क्योंकि उसके पास कुछ वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहा है, तो बी पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. प्लस पोटेंशियल एनर्जी. बट इनफाइनाइट डिस्टेंस होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, बट काइनेटिक एनर्जी हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर. नाउ अब जैसे जैसे बी पॉइंट से अल्फा पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से क्या होता जा रहा है, कम. और अगर न्यूक्लियस से उसकी दूरी कम होती जा रही है, तो ये डिनोमिनेटर वाला नंबर अब कम हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी. और अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पहले जीरो थी और ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी को कम होना पड़ेगा, क्योंकि टोटल एनर्जी कैन नॉट चेंज. इसका मतलब अल्फा पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड में इंक्रीमेंट आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती जा रही है. इसका मतलब कि अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ साथ स्लो होती जाएगा. तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां उसकी सारी वेलोसिटी जीरो हो गई. वेलोसिटी जीरो हो गई तो काइनेटिक एनर्जी खत्म, पर टोटल एनर्जी जीरो नहीं हो सकती क्योंकि इस नंबर की कुछ वैल्यू होगी. पर उस पॉइंट पे जाने पर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी. और हमें पता कि वो पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर कैसे निकालनी है. सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए will be kinetic energy plus potential energy, where this time this number is zero at point A, और उस समय इनके बीच का डिस्टेंस r डबल डैश है. तो ये जो वैल्यू आई दैट इज k टाइम्स q1 q2 अपॉन डिस्टेंस इज r डबल डैश. बट टोटल एनर्जी एट पॉइंट B and total energy at A is same, law of conservation of energy, and we are equating it. So when you equate it, it becomes k q1 q2 upon r double dash is equal to half times mass of alpha particle into velocity of alpha particle ka square. And from this you can find the value of r double dash. How much will be after cross multiplying? It becomes r double dash becomes 2k q1 q2 upon mass of alpha particle into velocity of alpha particle का square.
इसका मतलब कि अगर मैं यहां वैल्यू फीड कर दूं अल्फा पार्टिकल के लिए, चार्ज की वैल्यू 2 टाइम्स ई, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज z टाइम्स ई, mass of alpha particle into velocity of alpha particle का square, this is the expression for closest distance of approach, which is 4k z e square upon mass of alpha particle into square of the velocity of alpha particle. जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपने ये ध्यान रखना कि अल्फा पार्टिकल का मास 4 AMU को किलोग्राम में लेना है, and you know 1 AMU is almost mass of 1 proton, so हम लिखेंगे 4 times 1.67 into 10 raised to minus 27 kilogram. Mass of alpha particle is this much. Value of K, which is constant number, 9 into 10 raised to 9. Charge का value E is 1.602 into 10 raised to minus 19. So all constants number, K is constant, E is constant, alpha particle का mass is constant. तो मैं इन सारे constants को अलग bracket में लिख लेता हूं. 4k E square upon mass of alpha particle, साथ के साथ जो वेरिएबल आ गया z अपॉन वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर. तो यहां से आप ये चीज समझ सकते हो, ये सारे नंबर कांस्टेंट है और आप ये जानते हैं कि कांस्टेंट नंबर प्रोपोर्शनैलिटी हटाने पर लगता है. तो मैं ये लिख सकता हूं कि r डबल डैश इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, z अपॉन v अल्फा स्क्वायर. दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर अस. अब ये रिजल्ट हमें क्या बता रहा है कि ये डिस्टेंस इतना होगा या इतना होगा या इतना होगा, वो डिपेंड कर रहा है न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं. जितने ज्यादा प्रोटॉन की संख्या न्यूक्लियस में होगी तो क्या होगा, जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा होंगे न्यूक्लियस उतना पावरफुल है. तो हो सकता है अल्फा पार्टिकल यहां तक ना पहुंच पाए, यहीं से वो बाउंस हो जाएगा. इसका मतलब वो और क्लोज जा ही नहीं पाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है. तो r डबल डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z का मतलब कि जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा उतना ये डिस्टेंस बढ़ा, यानी कि जो डिस्टेंस पहले ये थी अब वो इतनी हो गई क्योंकि न्यूक्लियस तो अपनी पोजीशन से हिल नहीं सकता, अल्फा पार्टिकल ही बाउंस कर रहे हैं. तो अगर अल्फा पार्टिकल इस डिस्टेंस से या यहीं से बाउंस हो गया, इसका मतलब ये हुआ न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल था, न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा थे. So more will be the number of nucleus, more will be number of protons and neutrons in the nucleus. More power of the nucleus if it is, then this distance will be large. Alpha particle will not be able to approach close to the nucleus. अब यहां से देखो, जितनी अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा करोगे यानी कि अल्फा पार्टिकल को ज्यादा एनर्जी से भेजोगे, जितनी ज्यादा वेलोसिटी से अल्फा पार्टिकल आगे बढ़ेगा उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो क्लोज तक चला जाए. और जितना क्लोज वो जाएगा उतना ये r डबल डैश डिस्टेंस कम हो जाएगा, जो कि हमें यहां से दिख रहा है. मोर इज द वेलोसिटी, लेसर विल बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. सो अगर आप अल्फा पार्टिकल को ज्यादा वेलोसिटी से भेजोगे तो चांसेस है कि अल्फा पार्टिकल ज्यादा वेलोसिटी से अगर जाएगा तो वो काफी क्लोज तक पहुंच सकता है. जिस क्लोजनेस तक जाके वो बाउंस होगा उस टाइम का डिस्टेंस इज क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच. तो अब आप एक चीज यहां से समझोगे, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि अल्फा पार्टिकल को इतनी वेलोसिटी से भेजूं कि ये यहां तक जाके टच करके आ जाए. सपोज आई वांट कि ये अल्फा पार्टिकल इस पॉइंट पे टच करके बाउंस करे. अगर मैंने अल्फा पार्टिकल को इतनी ज्यादा वेलोसिटी दे दूं कि ये पॉइंट इस पॉइंट को टच करके वापस करे, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्लोजेस्ट ऑफ अप्रोच बन गया ये वाला. और वो पॉइंट उस वक्त एट द सेम टाइम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस भी होगा. इसका मतलब मैं बेसिकली डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में इसलिए इंटरेस्टेड हूं, मैं चेक करना चाह रहा हूं मैं यहां कितनी वेलोसिटी दूं कि अल्फा पार्टिकल के लिए जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ही हो जाए. दैट वी कैन फाइंड
एक्सपेरिमेंटली अगर हमें यह पता हो कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के न्यूक्लियस का रेडियस कितना है, अगर एक्सपेरिमेंटली हमें न्यूक्लियस का रेडियस पता हो, तो उस रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को अगर हम क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के फॉर्मूला में पुट कर दें, तो हम ये वेलोसिटी पता कर सकते हैं कि कितनी वेलोसिटी दें कि अल्फा पार्टिकल टच करके वापस आए. That is one of the possible calculation. So I'm giving you a pause so that you can easily note down. There has been no interaction of alpha particle with the air. Of course ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब अल्फा पार्टिकल हो. कैन अल्फा पार्टिकल टच? ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स कि आप कितना वेलोसिटी से उसको आगे भेज रहे हो. बिल्कुल इक्वेशन चाहे आप, हम बेसिकली सिंपल इतना कह रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल को अगर आप बहुत दूर से प्रोजेक्ट कर रहे हो, बेसिकली इनफाइनाइट डिस्टेंस कोई सच में इनफाइनाइट दूर नहीं होता. बेसिकली आप सिर्फ इतना करो कि अल्फा पार्टिकल का ऐसा कितना डिस्टेंस न्यूक्लियस है जहां वो न्यूक्लियस की किसी भी तरह की रिपल्शन फोर्स को फील नहीं कर सकता. एक ऐसा डिस्टेंस अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस है कि उनके बीच में किसी भी तरह का रिपल्शन फोर्स ना हो. मैं बोलूंगा वो पॉइंट ही मेरे लिए इज लाइक इनफाइनाइट डिस्टेंस, इज नॉट एक्चुअली इनफाइनाइट डिस्टेंस. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अल्फा पार्टिकल. किसी स्टूडेंट ने पूछा कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर घुस सकता है? इट इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस बिकॉज न्यूक्लियस खुद एक डेंस है. न्यूक्लियस इज इटसेल्फ ए डेंस मटेरियल. तो इट इज इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट कि अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट करे. सो जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे, बेसिकली आइडिया इज जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच पर, तो आपने ये ध्यान रखना कि अल्फा पार्टिकल के मास को 4 AMU किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. Velocity of alpha particle that may be given to you in exam or maybe it has to be calculated. Closest distance of approach directly proportional to Z है number of protons in the nucleus and inversely proportional to velocity of alpha particle का square के proportional है. अब इसी कैलकुलेशन का एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं. कभी भी किसी सवाल में आ गया रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालो, दिस इज वन ऑफ द रिलेशन जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, that you will just memorize. R is R naught into A raised to power 1 by 3. This is the formula to calculate radius of the nucleus. Don't get confused कि ये closest distance of approach है. ये formula note down करो कि ये radius of nucleus है. This is not the distance of closest approach. So R is R naught A raised to power 1 by 3, where A is mass number. मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. दिस इज ए नंबर. आर नॉट की वैल्यू नोट करो. आर नॉट है सम रेंज 1.2 to 1.5 into 10 raised per minus 15 मीटर. ये जो कांस्टेंट नंबर है आर नॉट, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है. दैट इज ऑलमोस्ट इन दिस रेंज. तो जब भी आपको किसी एलिमेंट में किसी न्यूक्लियस का रेडियस पूछा जाता है, तो आप पहले उसके मास नंबर की वैल्यू फीड करोगे. आर नॉट की वैल्यू आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 1.3, 1.4, 1.35, 1.45, एनी नंबर बिटवीन देम. सो अगर आपको कोई सवाल ऐसा आ जाता है दैट व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस
ऑफ एल्यूमिनियम और इसका मास नंबर आपको गिवन है 27. टेल मी व्हाट विल बी द आंसर. सो यहां पर जब आप वैल्यू फीड करोगे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के लिए 1.2 इंटू 10⁻15 टाइम्स 27 का क्यूब रूट. आप यहां पर 1.3 भी पुट कर सकते हो, 1.4, 1.5. दैट इज अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट फेयरली सेम. दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच? 1.2 इंटू 10⁻15 टाइम्स 3, which is 3.6 into 10⁻50 meter. This is almost approximate size of the nucleus, and you should know that 10⁻15 meter is 1 Fermi. 1 Fermi is 10⁻15 meter. So that is how you calculate the size of nucleus. So this is basically because हम exact radius नहीं पता कर सकते, approximate range है यहाँ पर, इसीलिए ये नंबर एक फिक्स वैल्यू के साथ नहीं है. दिस इज अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ द न्यूक्लियस. दे आर वेरी क्लोज मच टू ऑल दीज वैल्यूज. सो ऑल राइट, आई एम गोइंग टू एंड अप द सेशन ओवर. Oh, we are still left with few minutes. Let's have some numerical. सपोज कीजिए हम एक न्यूमेरिकल आया. सपोज आपको क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, एन अल्फा पार्टिकल was projected with 5.4 million electron volt energy towards nucleus of the copper whose atomic number is 63.5. Oh, sorry, atomic number is 29. Sorry. What will be closest distance of approach? कि अल्फा पार्टिकल की हमें एनर्जी दे दी गई है 5.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस एनर्जी के साथ उसने कॉपर तक हमें उसने प्रोजेक्ट किया है अल्फा पार्टिकल को, तो उसके लिए क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कितना होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन. बस आपको इतनी चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी अल्फा पार्टिकल की, वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच पॉइंट पर जाके वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस. So kinetic energy is given to you. This is the kinetic energy जिससे हमने अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया. आपको जब भी न्यूमेरिकल में एनर्जी पुट करनी, उसके ऐसा यूनिट जूल्स होने चाहिए. तो आपको सबसे पहले इस यूनिट ऑफ एनर्जी को समझना पड़ेगा. एंड हियर कन्वर्जन इज, एनर्जी का जो यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.602 into 10⁻⁻19 जूल्स. तो अगर मुझे पहले इस एनर्जी को जूल्स में कन्वर्ट करना है, तो दिस काइनेटिक एनर्जी जो हम पता करने लगे, दैट विल बी 5.4 into 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि मैंने पहले ये मिलियन वर्ड हटाया. मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10⁻6. नाउ कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल्स. दिस इज 5.4 into 10⁻6 into 1.602 into 10⁻19. .
This is the total energy in joules. Now this is kinetic energy, which will be equal to potential energy. And you know the formula of potential energy, which is K times Q1 Q2 upon R double dash. This is closest distance of approach. So now put this value, this kinetic energy should be equal to potential energy at this distance. So this will be 5.4 into 10 raised power 6 into 1.602 into 10 raised power minus 19. Value of K you can substitute 9 into 10 raised power 9. This is the charge of alpha particle, which is 2 times E, and charge on the nucleus atomic number is 29, which is Z times E, which is 29. So this become 29 into 2 E square upon R double dash. You know the value of E, you know all these numbers, you know energy, and from here you can do the cross multiplication to find the distance of closest approach. That will be your answer. But जो भी answer आएगा, that will be in meter. Okay, now you note down before we move to the next. ये आपको जितना भी यहाँ बताया जा रहा है वो आपकी शीट में ऑलरेडी है. इन केस आपको लगता है कि आपने कुछ नोट नहीं किया, एवरीथिंग विल बी देयर इन योर शीट. Just note down. So K is 9 into 10 raised to 9. So यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e, charge of nucleus is z times e, z is 29, q is charge on alpha particle 2 unit 2 times e into 29 times e is product of 29 into 2. But the most important point, what I will personally say, आपको इतना पता होना चाहिए कि closest distance of approach is proportional to z, inversely proportional to square of the velocity. Because कोई भी आपको ऐसा real calculation exam में नहीं आने वाला जिसमें इतना tedious calculation हो. बेसिकली आपको इतना पता होना चाहिए कि z और velocity of alpha particle के square के इस रेशो पर closest distance of approach डिपेंड करता है, ताकि हम एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस से कंपेयर कर सकें. लेट्स से मैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच में अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी सेम रखता हूं, तो मैं ये देखूं कि अगर मैंने कॉपर रखा तो कितना क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होगा, अगर मैंने गोल्ड रखा तो कितना क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होगा. सो आई कैन सिंपली आस्क द क्वेश्चन कि हम इक्वल वेलोसिटी के साथ अल्फा पार्टिकल को एक बार कॉपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे और एक बार गोल्ड की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे, तो उनके क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का रेशो क्या होगा. लेट्स से सिंपली क्वेश्चन अगर ऐसा होता, व्हाट विल बी रेशो ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच if alpha particle
was projected with same velocity once towards copper, जिसका atomic number is 29, and once towards gold, atomic number is 79. Tell me what will be the answer. एक बार हमने अल्फा पार्टिकल को कॉपर की तरफ भेजा और एक बार अल्फा पार्टिकल को हमने गोल्ड की तरफ भेजा विद सेम एनर्जी. So what will be the answer? You know that R double dash is proportional to Z upon V alpha का square. Here velocity same. So ये number तो cancel out हो जाएगा रेशो में. So dependence is only on the atomic number. So simply you will say velocity is the same है. तो R double dash is proportional to Z for the same velocity. तो आपके लिए ये क्वेश्चन बन जाएगा R double dash in case of copper to the R double dash in case of gold will be the ratio of their atomic number, which is 29/79. ये क्वेश्चंस आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं. कोई आपसे नहीं पूछने वाला एग्जाम में कि अगर एयर होगा तो एक्सपेरिमेंट में क्या चेंज आएगा, गोल्ड ही क्यों लिया, अल्फा पार्टिकल ही क्यों लिया. आपको बेसिकली उनके रिजल्ट्स पता होना चाहिए फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू. So I hope you got the pretty much idea about closest distance of approach. So here I am going to end up the session for today. And in the next class, we will continue towards the next topic. Thank you very much.